लेट्स स्टार्ट क्वांटिफायर्स एंड नेगेशन। अब हम देखते हैं, ये हमारा आर्ग्यूमेंट्स के लेक्चर का पार्ट 2 है, यानी क्वांटिफायर्स क्या होते हैं और नेगेशन क्या होते हैं। हमारे पास दो तरह के क्वांटिफायर्स एग्जिस्ट करते हैं, जो होते हैं नंबर 1 एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स, नंबर 2 यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स वो होते हैं जिसके अंदर हम एग्जिस्टेंस शो करते हैं कि एटलीस्ट हमारे पास अगर कुछ एटलीस्ट वन भी एलिमेंट अवेलेबल है तो ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स हैं। और यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स वो होते हैं फॉर ऑल, सबके लिए, यानी सबके लिए अगर एक ही रूल है तो वो यूनिवर्सल क्वांटिफायर है। इसी तरह से अगर हम कोई भी चीज़ की बात कर रहे होते हैं, लेट्स सपोज कि एक हमारे पास एग्जांपल है, आपसे कोई कहता है कि डू यू हैव हेडफोन्स और ईयरफोन्स। आप कहते हो हाँ मेरे पास पड़े तो थे, ये 2-4 पड़े हैं, इसमें से कोई तो ठीक होगा। जब आपने ये बोला है इसमें से कोई ना कोई तो ठीक होगा, इसका मतलब क्या है, वो सब खराब नहीं है, वो उसमें से खराब भी हैं और उसमें ठीक भी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जब हमारे पास बहुत सारी चीज़ों में कोई एक चीज़ डिफरेंट एग्जिस्ट करती है तो हम उसको कहते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स। और यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स हमारे पास वो होते हैं जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि सब चीज़ों के लिए एक ही रूल है। जैसा अगर आपसे कोई कहेगा आपके पास ईयरफोन्स हैं, मैं कहूँगी हाँ मेरे पास हैं, लेकिन ये सब खराब हैं। सब खराब है इसका मतलब कोई भी इसमें ठीक नहीं है, कोई भी ठीक एग्जिस्ट नहीं करता, सब एक ही कंडीशन में है, सब एक ही स्टेट में है। तो ये हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर को जो रिप्रेजेंट करते हैं वर्ड्स वो ये होते हैं नन। नन का मतलब कोई भी नहीं, नो, नो डायरेक्ट नो, इसमें कोई भी एग्जिस्टेंस की ऑप्शन ही नहीं है। ऑल, सबके लिए, एवरी, सब। ठीक है, और इसी तरह एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स को रिप्रेजेंट जो वर्ड करते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, एटलीस्ट सम। तो ये वर्ड्स या सम, ये हमारे पास एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब हम इन क्वांटिफायर्स की निगेशन करते हैं तो यहाँ पे एक रूल थोड़ा सा चेंज होता है। अगर हमारे पास स्टेटमेंट एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स में है तो उसकी निगेशन करके वो यूनिवर्सल क्वांटिफायर में आ जाएगी, और अगर स्टेटमेंट यूनिवर्सल क्वांटिफायर में है तो उसकी निगेशन करके वो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में आ जाएगी। ठीक है, जिस तरह से अगर मेरे पास ये स्टेटमेंट है ऑल, कुछ भी स्टेटमेंट है ऑल और उसमें वर्ड है, इसका मतलब क्या हुआ, निगेट करने के लिए आर की जगह मैंने आर नॉट तो यूज करना है, लेकिन ऑल को मैं सम में चेंज करूंगी। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल स्टेटमेंट थी, यूनिवर्सल क्वांटिफायर को हमने एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में कन्वर्ट करना है आफ्टर निगेशन। इसी तरह से अगर स्टेटमेंट में वर्ड है नो वन तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सम, सम कन्वर्ट हो जाएगा ऑल में, जो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे यूनिवर्सल में। यानी स्टेटमेंट को निगेट करने के साथ साथ आप ये भी ख्याल रखोगे कि जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स हैं उसको आपने एग्जिस्टेंशियल में कन्वर्ट करना है, और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स को आपने यूनिवर्सल में कन्वर्ट करना है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। सम बेसबॉल प्लेयर्स आर वर्थ $1 million। अब हम जब इसकी निगेशन करेंगे तो आर को आर नॉट में तो कन्वर्ट करेंगे, बट सम इज अ एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, तो इसको हमने यूनिवर्सल क्वांटिफायर में कन्वर्ट करना है। हम लिखेंगे सम को कन्वर्ट करेंगे नो में, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं कि नो, सम कन्वर्ट होता है ऑल में या नो में, नो में या नन में। सम को आप नो या नन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, सम को आप ऑल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, इट डिपेंड्स, आप दोनों स्टेटमेंट्स दोनों तरीकों से कर सकते हो। सम बेसबॉल प्लेयर्स आर वर्थ वाइल $1 million, तो हम इसको क्या कहेंगे, नो बेसबॉल प्लेयर इज अ वर्थ वाइल $1 million। ठीक है, कि सम को आपने एग्जिस्टेंशियल को आपने यूनिवर्सल में कन्वर्ट कर दिया। उसमें पहले कह रहे हैं ये भी निगेशन होगी ना, उन्होंने कहा कुछ जो है वर्थ वाइल हैं, तो जब उसको एग्जिस्टेंशियल में कन्वर्ट करें तो वो कहते हैं नहीं, कोई भी नहीं है। फिर ऑल मूवीज आर वर्थ द प्राइस ऑफ एडमिशन, ऑल को हमने चेंज किया सम में, सम मूवीज आर नॉट वर्थ द प्राइस ऑफ एडमिशन। No odd numbers are divisible by 2, no को चेंज किया सम में, some odd numbers are divisible by 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम एग्जिस्टेंशियल को यूनिवर्सल में कन्वर्ट कर रहे हैं और यूनिवर्सल को एग्जिस्टेंशियल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये नीचे कुछ और एग्जांपल्स हैं, फॉर योर प्रैक्टिस यू कैन सॉल्व दीज एग्जांपल्स टू। अब हम डिस्कस करेंगे
कि हमारे पास वैलिड और इनवैलिड आर्ग्यूमेंट क्या होता है। वी नो दैट आर्ग्यूमेंट क्या होता है कि आर्ग्यूमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स क्लेम दैट कंसिस्ट ऑफ प्रेमिसेस एंड कंक्लूजन। अब अगर तो प्रेमिसेस हमारे कंक्लूजन को सपोर्ट कर रहा है और प्रेमिसेस हमारे कंक्लूजन को ट्रू कर रहा है तो फिर वो वैलिड आर्ग्यूमेंट है। लेकिन अगर प्रेमिसेस हमारे कंक्लूजन को सपोर्ट नहीं कर रहा या प्रेमिसेस फेल हो गया है हमारे कंक्लूजन को ट्रू साबित करने में तो वो हमारे पास इनवैलिड आर्ग्यूमेंट है। यानी प्रेमिसेस की वजह से अगर कंक्लूजन ट्रू नहीं हुआ, हमारा प्रेमिसेस इतना स्ट्रांग नहीं है, वीक है, या वो फेल हो गया हमारे कंक्लूजन को ट्रू साबित करने में, या प्रेमिसेस रॉन्ग है, तो वो हमारे पास इनवैलिड आर्ग्यूमेंट होगा। Example, we have a conclusion. Every time there is someone in the front yard, my pet bird chirps. Bird is chirping, so someone must be in the front yard. अब इसमें उन्होंने क्या कहा है कि जब भी हमारे फ्रंट यार्ड कोर्ट यार्ड में कोई आता है या फ्रंट यार्ड में कोई आता है तो मेरे बर्ड जो है चहचहाना शुरू कर देते हैं। अभी भी वो चहचहा रहे हैं तो इसका मतलब जरूर कोई आया हुआ है। ये एक इनवैलिड आर्ग्यूमेंट है। क्यों? क्योंकि इसका प्रेमिसेस कंक्लूजन को सपोर्ट नहीं कर रहा। उसने ये तो बताया है कि जब कोई आता है तो बर्ड चहचहाता है, लेकिन उसने ये नहीं बताया और कब कब चहचहाता है। कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है इसके अंदर। ठीक है, इसका मतलब हमारा प्रेमिसेस इनकम्प्लीट है। अगर प्रेमिसेस इनकम्प्लीट है तो आर्ग्यूमेंट हमारा इनवैलिड हो गया। क्यों? क्योंकि कंक्लूजन ट्रू नहीं हो सका। उसने ये तो बताया, हाँ हो सकता है कि उसका बर्ड तब बोलता हो जब कोई आता हो और अभी भी कोई आया हो इसलिए बोल रहा हो, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि क्या उसी टाइम पे बोलता है या और किस किस केस में वो बोलता है। अब अगर हम स्टेटमेंट को इस तरीके से चेंज कर लेते हैं, द ओनली टाइम बर्ड चिर्प्स इज व्हेन समवन इज इन द कोर्ट यार्ड, कि बर्ड सिर्फ तभी बोलता है जब कोई होता है कोर्ट यार्ड में। तो अभी कोई वो बोल रहा है तो इसका मतलब कोई आया है। अब हमारे पास ये वैलिड आर्ग्यूमेंट है। क्यों? क्योंकि उसने बताया है कि सिर्फ एक ही केस है, मेरा बर्ड वैसे नहीं बोलता, जब कोई होता है सिर्फ तब भी बोलता है। तो अभी बोल रहा है तो इसका मतलब कोई है। क्योंकि अब पहली स्टेटमेंट जो थी वो इनवैलिड इसलिए थी क्योंकि उसमें उसने ये नहीं क्लियर नहीं हो रहा कि वो तब कब कब बोलता है। हो सकता है जब भूख लगी हो सकता है अभी कोई ना हो फ्रंट यार्ड में, लेकिन उसे भूख लगी हो इसलिए बोल रहा हो सकता है उसने कोई डेंजर देखा हो तब बोल रहा हो। तो इसमें क्लियर नहीं है कि वो सिर्फ उसी टाइम बोलता है या किसी और टाइम भी बोल सकता है। लेकिन अब सेकंड स्टेटमेंट में इट इज क्लियर कि उसने क्लियरली कहा है कि वो बोलता ही तब है जब कोई आता है। तो इसका मतलब क्या है? अभी कोई फ्रंट यार्ड में आया है जो बर्ड बोल रहा है। तो ये हमारे पास क्या है? वैलिड आर्ग्यूमेंट। अगर हमने अपने आर्ग्यूमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1, सिंबलाइज ईच प्रेमिसेस एंड द कंक्लूजन। हमने अपने प्रेमिसेस और कंक्लूजन को कोई ना कोई सिंबल असाइन करना होता है, PQRS ABCD एनीथिंग। ठीक है। सेकेंड थिंग, मेक अ ट्रूथ टेबल दैट हैज कॉलम फॉर ईच प्रेमिसेस एंड कॉलम फॉर द कंक्लूजन। फिर हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं जिसके अंदर हर प्रेमिसेस का एक कॉलम होता है और हर कंक्लूजन का एक कॉलम होता है। If the truth table has a row where the conclusion column is false, अगर ट्रूथ टेबल के अंदर कोई ऐसी रो है जहां पे कंक्लूजन फॉल्स है लेकिन प्रेमिसेस हमारे पास ट्रू हैं, तो इसका मतलब ये आर्ग्यूमेंट इनवैलिड है। ठीक है, हमारे ट्रूथ टेबल के अंदर जहां पे भी ऐसी रो आ जाएगी कि कंक्लूजन हमारे पास फॉल्स हो रहा है लेकिन प्रेमिसेस दोनों ट्रू हैं, तो वो इनवैलिड आर्ग्यूमेंट है। क्यों? क्योंकि जब प्रेमिसेस दोनों ट्रू हैं तो हमारे पास तब कैसे कंक्लूजन फॉल्स हो सकता है? तब भी अगर कंक्लूजन फॉल्स है तो इसका मतलब हमारा आर्ग्यूमेंट ही गलत था, आर्ग्यूमेंट ही इनवैलिड था। अदरवाइज सब केसेस में हमारे पास आर्ग्यूमेंट हमारा वैलिड होगा। फॉर एग्जाम्पल हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। हमारे पास प्रेमिसेस है, 2 प्रेमिसेस हैं। इफ यू इन्वेस्ट इन द निशात ग्रुप देन यू गेट रिच। यू डिडंट इन्वेस्ट इन द निशात ग्रुप देयरफॉर यू डिडंट गेट रिच। अब पहला प्रेमिसेस हमारे पास क्या है? यू इन्वेस्ट इन द निशात ग्रुप। दूसरा प्रेमिसेस क्या है? यू गेट रिच। फिर उसके बाद पहले प्रेमिसेस का निगेशन है, यू डू नॉट इन्वेस्ट इन द निशात ग्रुप। दूसरे प्रेमिसेस का निगेशन है, यू डू नॉट गेट रिच। इसका मतलब ये अलहदा प्रेमिसेस नहीं है हमारे पास, ये सिर्फ क्या है? हमारे पास प्रेमिसेस का निगेशन है। ठीक है, हमारे पास 2 प्रेमिसेस है, यू इन्वेस्ट इन द निशात ग्रुप एंड यू गेट रिच। फिर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिकली फॉर्म में, तो हमारे पास P और Q दोनों एक दूसरे के लिए कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, P Q के लिए कंडीशनल स्टेटमेंट है। इफ यू इन्वेस्ट इन द निशात ग्रुप, इफ देन यू गेट रिच, तो इसका मतलब क्या हुआ? P कंडीशनल Q। दूसरी स्टेटमेंट में क्या है? देयरफॉर यू डिडंट इन्वेस्ट इन द निशात ग्रुप देयरफॉर यू डिडंट गेट रिच। तो दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? -P, कि अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते तो देयरफॉर के बाद कंक्लूजन है, तो कंक्लूजन क्या आता है कि आप रिच नहीं हो सकते।
ठीक है, तो ये हमारे पास दो प्रेमिसेस हैं, P कंडीशनल Q और निगेशन P। ये दो प्रेमिसेस हैं और इनका कंक्लूजन क्या है हमारे पास, निगेशन Q। अब इसके ट्रूथ टेबल की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक स्टेटमेंट थी P, दूसरी थी Q। हमने दो स्टेटमेंट्स को सिंबलाइज किया, उसका ट्रूथ टेबल बनाया। ये हमें पता है अगर दो स्टेटमेंट्स हैं तो हमारे पास 4 रोज बनेंगी, जिसमें से दो, पहली स्टेटमेंट की 2 ट्रू होंगे, 2 फॉल्स, दूसरी स्टेटमेंट का ट्रू फॉल्स, हमें पता है ऐसा ट्रूथ टेबल बनता है। हमने इस तरह से P और Q के लिए ट्रूथ टेबल डिजाइन कर लिया। अब प्रेमिसेस, ये हमारे पास क्या है, प्रेमिसेस नंबर 1 P कंडीशनल Q और ये हमारे पास है प्रेमिसेस नंबर 2 यानी निगेशन P। अब इन दो प्रेमिसेस को हम सॉल्व करते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट को सॉल्व करने का तरीका ये होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट हमारे पास सिर्फ उस केस में फॉल्स होती है अगर हमारे पास कंक्लूजन स्टेटमेंट फॉल्स है, अगर रिजल्ट फॉल्स है। अगर रिजल्ट फॉल्स है और जो स्टेटमेंट है, रीजन है वो ट्रू है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास आंसर फॉल्स आता है। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास रिजल्ट ही ट्रू, रीजन ही ट्रू थी, तो स्टेटमेंट फॉल्स कैसे हो गई, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। तो इस तरह से बाकी सब के केस में हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट में बाकी सब के केस में ट्रू आता है। जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तो ट्रू, अगर ये ट्रू है ये फॉल्स है तो हमारे पास फॉल्स, क्योंकि अगर ये ट्रू है हमारे पास तो फिर ये फॉल्स कैसे हो सकता है। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है और ये ट्रू है तब भी ट्रू आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी रीजन हो सकती है, हो सकता है ये P स्टेटमेंट फॉल्स है लेकिन कोई और रीजन हो जिसकी वजह से ये ट्रू हो गया हो। ठीक है, ये अब इसके केस में क्या है, P हमारे पास ट्रू है। अगर हमारे पास एक भी कंडीशन ट्रू आ रही है तो कंक्लूजन का तो फॉल्स होना चाहिए ना, लेकिन ट्रू होना चाहिए, कंक्लूजन फॉल्स आ रहा है तो इसका मतलब इस स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम है। तो इसको हम क्या करेंगे, हमारा P कंडीशनल Q फॉल्स है। अगर हमारे पास F को अगर हम सॉल्व, जिस तरह से अगर एक सिंपल सा एग्जांपल है, इफ A इज इक्वल टू B देन सी आउट C। अगर A B के बराबर है तो सी आउट C होगा, A B के बराबर है सी आउट C ट्रू। तो दोनों केसेस में ट्रू है, हमारी कंडीशन भी ट्रू है, रिजल्ट भी ट्रू है, तो इसका मतलब आंसर ट्रू। इफ A इज इक्वल टू B तो सी आउट C, और A इज इक्वल टू B तो हो गया लेकिन सी आउट C नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि अगर कंडीशन ट्रू थी तो इसे सी आउट होना चाहिए था लेकिन ये नहीं हुआ, तो ये हमारे पास फिर इस केस में फॉल्स है। इफ A इज इक्वल टू B सी आउट C, और इफ A इज नॉट इक्वल टू B तो तब हमारे पास सी आउट C नहीं होगा, तब भी ट्रू हो गया ना, कि अगर वो दोनों बराबर नहीं है तब भी सी आउट नहीं होगा, ट्रू। तो हमारे पास यहाँ पे भी ट्रू है। इफ A इज नॉट इक्वल टू B और सी आउट भी C नहीं आ रहा तो इसका मतलब हमारे पास ये भी ट्रू है, क्योंकि इस केस में तो देखें अगर A इज नॉट इक्वल टू B है हमारे पास, ये फॉल्स हो गया इज इक्वल टू B, तो कोई और स्टेटमेंट हो सकती है जिस वजह से ये ट्रू हो गया था, इसलिए हम इसको ट्रू कह सकते हैं, क्योंकि लाजमी हमें नहीं पता इसके अलावा भी और कोई स्टेटमेंट है कि आपसे किसी और रीजन की वजह से ट्रू हो गया हो। लेकिन इस केस के अंदर अगर हमारे पास ये फॉल्स हो गई है तो हमारे पास कंक्लूजन भी फॉल्स आ रहा है, तो तब हमारे पास कम तब ठीक है, ये बात ठीक है। तो सिर्फ इस केस में हमारी बात गलत हो रही है कि अगर A इज इक्वल टू B ट्रू हो रहा है तो सी आउट C होना चाहिए था, लेकिन सी आउट C नहीं हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पे हम सिर्फ फॉल्स करेंगे। तो कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर हमेशा जब भी हमारी प्रेमिसेस ट्रू है और कंक्लूजन फॉल्स है तब फॉल्स आता है, अदरवाइज सारे केसेस में ट्रू आता है। फिर उसके बाद हम एक कॉलम बनाएंगे निगेशन P का। P क्या थी, ट्रू, तो निगेशन क्या बनेगी, फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू। फिर एक कॉलम बनेगा निगेशन Q का, Q स्टेटमेंट की निगेशन के लिए अगर Q में ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। तो इस तरीके से हमने अपना स्टेटमेंट बना दिया जो कि प्रेमिसेस से मिलकर बनाए। एक हमारे पास प्रेमिसेस क्या थी, P कंडीशनल सिंबल Q, तो इफ P देन Q, तो एक हमारे प्रेमिसेस ये थी इफ P देन Q, एक हमने इसका कॉलम बनाया। एक हमारे पास प्रेमिसेस थी माइनस P यानी निगेशन P, हमने निगेशन P का बनाया। फिर कंक्लूजन था निगेशन Q और निगेशन Q का हमने सिंबल बनाया, ठीक है, कॉलम बनाया। तो अब ये पूरा हमारा ये दो प्रेमिसेस और ये कंक्लूजन हमने जब इसको सॉल्व कर लिया इसका ट्रूथ टेबल, अब हम देखेंगे कि इसमें से ऐसी कौन सी रो है जिसमें हमारी प्रेमिसेस तो ट्रू है लेकिन कंक्लूजन फॉल्स है। तो ये थर्ड रो ऐसी है जिसके अंदर प्रेमिसेस दोनों ट्रू हैं लेकिन कंक्लूजन फॉल्स है, इसका मतलब ये इनवैलिड आर्गुमेंट है।
बाकी देखें ये कंक्लूजन फॉल्स हो रहा है तो ये प्रेमिसेस भी फॉल्स हो रही है, तो हो सकता है इस प्रेमिसेस के कंक्लूजन फॉल्स हो रहा है। इसके अंदर भी देखें ये दोनों फॉल्स हो रहे हैं, इसके अंदर भी देखें दोनों ट्रू हो रहे हैं तो ट्रू हो रहे हैं। अब इस केस के अंदर क्या है, प्रेमिसेस ट्रू हो रही है लेकिन कंक्लूजन फॉल्स हो रहा है। और हमने पढ़ा था कि हमारे पास इनवैलिड आर्गुमेंट कब होता है, जब आपके पास प्रेमिसेस ट्रू होती है और कंक्लूजन फॉल्स होता है। तो वही केस हमारे पास यहाँ पे ऑब्जर्व हुआ है कि हमारे पास प्रेमिसेस ट्रू हैं और कंक्लूजन फॉल्स है, तो इसका मतलब ये इनवैलिड आर्गुमेंट है। ठीक है, प्रेमिसेस ट्रू क्या होंगी हमारे पास, P conditional Q. If you invest in the Nishad group, then you get rich. Negation P. If you didn't invest in the Nishad group, therefore you didn't get rich. तो ये हमारे पास आर्ग्यूमेंट क्या है, हमारे पास ये आर्ग्यूमेंट इस स्टेटमेंट को शो कर रहा है और ये आर्ग्यूमेंट हमारे पास इनवैलिड है। यानी ये क्या रीजन हुई, भी आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आप रिच नहीं होगे, कोई और भी हो सकता है, किसी और तरीके से वो रिच हो सकता है, जरूरी है इन्वेस्ट करके रिच होना है। तो यहाँ से हमारे ट्रूथ टेबल में भी प्रूव कर दिया कि ये वैलिड जो है इनवैलिड, ये जो आर्ग्यूमेंट है ये इनवैलिड है। होपफुली आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।